बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 लर्निंग। टॉपिक है थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिज्म। थॉर्नडाइक का हम नज़रिया पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के नज़रियों को पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को उसका स्केच बता दूं कि थॉर्नडाइक ने बेसिकली ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग पेश की। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या है कि बार बार कोई काम करने की तरफ दिलचस्पी लेना और उस काम के दौरान फिर गलती होना, फिर उस गलती को ठीक करने के लिए फिर दोबारा से उस काम को करना, तब तक जब तक एक इंसान मुतमिन नहीं हो जाता उस काम को करने के लिए, तब तक वो उस काम को बार बार रिपीट करते रहना ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग कहलाता है। उसके लिए क्या किया, थॉर्नडाइक ने एक बड़ा ही मशहूर एक्सपेरिमेंट किया कैट के ऊपर, पजल बॉक्स के साथ। अब वो एक्सपेरिमेंट कैसे किया, उसने क्या किया कि कैट को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया और उसको भूख लगने दी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी भूख बढ़ती गई। जैसे उसकी भूख की तलब बढ़ी तो उसके लिए खुराक के लिए फिश के टुकड़े जो है उस बॉक्स के बाहर ला के रख दिए। क्योंकि कैट जो है वो बॉक्स के अंदर थी, वो बाहर नहीं आ सकती थी जहाँ पे उसकी खुराक पड़ी थी, तो उसकी के लिए उसने फिर कोशिश की। अब क्या था, उस बॉक्स में एक छोटा सा डोर कह लें, खिड़की कह लें, जो हुक के साथ बंद थी। अब वो हुक ओपन होती तो वो खिड़की खुलती तो कैट बाहर आती, लेकिन कैट को कोई भी ऐसा रास्ते का पता नहीं था जिसके ज़रिए वो बाहर आती। लेकिन चूंकि उसे भूख बहुत लगी थी तो उसने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। कभी फ्रंट साइड पे आगे टकराए, कभी बैक साइड गए, कभी राइट पे। बहरहाल उसने जो उसकी समझ में आया उसके जहन में कोशिश की जैसे बाहर आने की। जैसे हम किसी कमरे में बंद हो जाएं और दरवाज़ा लॉक हो जाए तो हम अपने एंड पे मुख्तलिफ तरीके से उसको खोलने की कोशिश करते हैं उस वक्त तक जब तक हमें तसल्ली ना हो जाए कि ये लॉक और ये खुल नहीं सकता। तो उसी तरह उसने कैट ने भी कोशिश की उस डोर को खोलने की जिसको हुक लगी हुई थी। आखिर अचानक से उसे पता ही नहीं चला और उस हुक के ऊपर उसका पाँव आया, वो हुक अनलॉक हुई, डोर खुला और कैट बाहर आई और उसने आके अपनी खुराक खा ली जो फिश के टुकड़े पड़े हुए थे। लेकिन फिर उसको दोबारा अगले दिन फिर उसे वैसे बंद कर दिया गया। अब उसको फिर उसी तरह जब भूख लगी तो उसने बाहर आना था। उसको ये तो पता चल गया मैं बाहर आ गई थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कैसे बाहर आई। फिर उसने लेकिन उसे ये पता चला कि मैंने इस तरह की हरकतें की थी तो मैं बाहर आ गई। आखिर फिर उसने वही दोबारा एक्सपेरिमेंट रिपीट किया बाहर आने के लिए। आखिर फिर दोबारा उसका अचानक से पाँव लगा और डोर खुला और वो बाहर आ गई और उसने आके खुराक खा ली। उसे थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लग गया। तीसरे दिन फिर वही प्रैक्टिस, चौथे दिन वही प्रैक्टिस। आखिर कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद उसको पता चल गया कि यहाँ पे पाँव लगने से जो है वो हुक ओपन होती है और डोर खुल जाती है और इस तरह से रास्ता बन जाता है। तो इस तरह से उसको किसी ने बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं और उसने अपने ही स्ट्रगल से, अपनी ही मोटिवेशन से एक वो रिस्पॉन्स सीखा जिसके लिए वो स्टिमुलाई थी बाहर आने के हवाले से। और आखिर उसको इस बात का पता चल गया कि बाहर आने का क्या तरीका है। इस तरीकाकार को थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर का नाम दिया। फिर यही तरीका उसने लर्निंग के लिए इस्तेमाल किया स्टूडेंट्स के ऊपर कि बाकी तरीकों के साथ साथ इस तरीक़ाकार से भी अगर लर्निंग करवाई जाए तो बच्चों की लर्निंग बहुत बेहतर होती है। तो ये खाका था थॉर्नडाइक का, इसी से भी उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन आई। अब हम स्लाइड्स के थ्रू आपको समझाते हैं कि स्लाइड्स क्या कहती हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का जो दौरानिया है एज का वो 1874 से लेकर 1849 तक है। वाज द फर्स्ट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हु पुट फॉरवर्ड द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये पहला अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जिसने ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग पेश की या बताई। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक all learning take place because of formation of bound or connections between stimulus and response। कि सारी की सारी जो लर्निंग है वो किसके साथ बाउंड है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के
कनेक्शन के दरमियान कि पहले आप जैसे भूख लगना ये स्टिमुलस है, तलब होना, अब उसके लिए यह है कि खुराक मिल जाए, अब वो खुराक का हसूल जो है वो हमने बिल्ली के एग्जांपल के साथ भी समझने की कोशिश की। ही फर्दर सेज दैट लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ अप्रोक्सीमेशन एंड कनेक्शन, और फर्दर उसने क्या कहा कि लर्निंग जो है वो थ्रू आपके पास अप्रोक्सीमेशन एंड करेक्शन के जरिए जो है वो होती जाती है, जैसे बाई टाइम स्टेप बाय स्टेप लर्निंग हासिल होती जाती है। A person makes a number of trials. Some responses do not give satisfaction to the individual, but he goes on making further trials until he gets satisfactory response. Thorndike connected a number of experiments on animal to explain the process of learning. तो है एक पर्सन के बारे में बताया कि वो ट्रायल है, कोशिश करता है कुछ काम करने के हवाले से, इसे स्टिमुलस कहते हैं। तो सम टाइम जो वो काम करना चाह रहा होता है उसके लिए सेटिस्फेक्शन रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो वो ट्रायल को बार बार करता जाता है, आखिर एक स्टेज आती है कि उसे सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स मिलने लग जाता है। तो आप थॉर्नडाइक ने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इस लर्निंग थ्योरी के हवाले से किए, और जो उसका सबसे मशहूर है इज मोस्टली वाइडेड कोटेड एक्सपेरिमेंट इज विद द कैट प्लेस्ड इन द पजल बॉक्स। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या है, मैंने आपको पूरा उसका खाका आपके साथ शेयर किया हुआ है कि उसकी मैं जस्ट रीडिंग आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। थॉर्नडाइक पुट अ hungry cat in a puzzle box. The box had a door which could be opened by manipulating a latch. latch का मतलब वो हुक कह लें, of the door. A fish was placed outside the box. The cat, being hungry, had to motivation of eating fish outside the box. However, the obstacle was the latch on the door. The cat made random movement inside the box, indicating trial and error type of behavior, biting at the box, scratching the box, walking, rounding, pulling and jumping. जो कुछ भी उसका बस चल रहा था उस बॉक्स के अंदर, उसने सारी कोशिश की बाहर आने के लिए, etc to come out to get the food. Now in the course of her movement, the latch was manipulated accidentally and the cat come out to get the food. Over a series of successive trials, the cat took shorter and shorter time, committed less number of errors and was in position to manipulate the latches as soon as it was put in the box and learned the art of opening the door. तो इस तरह से बिल्ली को बॉक्स के अंदर बंद किया गया और बाहर खुराक रख दी गई, डोर के साथ हुक लगा दी और उसने बार बार कोशिश करके बाहर आई, वो खाना खाती रही। जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसके जो ये एक्सरसाइज थी और उसका जो एरर था वो कम से कम होता गया, और एक दिन उसे पता चल गया कि डोर से बाहर कैसे आना है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को ट्रायल एंड एरर कहते हैं। उसके बाद कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन यही है कि ट्रायल एंड एरर का मतलब यही है कि एक इंसान मोटिवेट होता है, जब मोटिवेट होता है उसका बिहेवियर कुछ सीखना चाह रहा होता है और उस वक्त तक सीखता रहता है जब तक वो मुतमिन नहीं हो जाता है, और वो मुतमिन होने के लिए वो मोटिवेट होता है, एक्सप्लेनेशन अपने आप से करता है, रीइंफोर्स होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब वो खुद से करता है और किसी को काम करने के हवाले से बगैर किसी की गाइडेंस के, तो उस लर्निंग को ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहते हैं। थॉर्नडाइक conclude that it was only after many random trials that the cat was able to hit upon the solution. तो काफी ट्राई के बाद कैट जो है वो अपने सोल्यूशन तक पहुंच गई। He named it as trial and error learning. An analysis of the learning behavior of the cat in the box shows that besides trial and error, the principles of goals, motivations, explanation and reinforcement are involved in the process of learning by trial and error. तो उसने कहा कि जो ट्रायल एंड एरर बहुत अच्छा है, एक तरीकाकार है जिसके साथ से सीखता है, लेकिन वो तब ही सीख पाएगा अगर वो अपने गोल ओरिएंटेड होगा, मोटिवेटेड होगा, एक्सप्लेनेटरी होगा, रीइंफोर्सर होगा, तो तब ही जाके वो ट्रायल एंड एरर के जरिए अपनी लर्निंग कर पाएगा। तो इस तरह से थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर लर्निंग के जरिए हमें समझाया कि इस तरीकाकार से भी लर्निंग होती है, और उसके लिए कैट का मशहूर एक्सपेरिमेंट हमारे साथ शेयर किया।
अब कुछ लॉज ऑफ लर्निंग पेश किए गए। थॉर्नडाइक के जो लॉज ऑफ लर्निंग है ये भी बहुत मशहूर हुए। ये 3 तरह के लॉज ऑफ लर्निंग उसने जो है हमें बताए, जिससे हमें ये जो कंसेप्ट है वो मजीद मैच्योर हो जाता है हमारी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। लॉज ऑफ लर्निंग में जो सबसे पहला लॉ है वो लॉ ऑफ रेडीनेस है। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है कि एक काम करने के लिए एक इंडिविजुअल या एक इंसान या एक स्टूडेंट जब तक तैयार ही नहीं होगा तो वो काम उसके लिए बोझ बन जाएगा। या तो उस काम को नहीं सीखेगा या वो सीखेगा तो अच्छे मूड के साथ नहीं सीखेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी काम किसी इंडिविजुअल ने करना है तो उसके लिए वो खुद से पहले रेडी हो या आप उसको रेडी करें। दोनों सूरत, इंटरनली तौर पर वो मोटिवेट हो या एक्सटर्नली तौर पर आप उससे पहले मोटिवेट करें। जैसे मेरे सामने क्लास बैठी है और मैंने आपको पढ़ाना है, तो जब तक मैं इस बात पे कायल नहीं कर लेता कि आप लोग पढ़ने के लिए आए हैं और मैं ये आप लोगों से ये राय या कमिटमेंट नहीं ले लेता कि आप वाकई ही पढ़ना चाह रहे हैं, तो तब तक मेरा पढ़ाने का आपको कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब आप मुझे ये शो करें कि आप वाकई पढ़ने के लिए बैठे हैं तो फिर मैंने जो पढ़ाना है वो मुझे पढ़ाना आसान हो जाएगा। तो इसे लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं। दिस लॉ रेफर्स टू द फैक्ट दैट लर्निंग टेक प्लेस ओनली when the learner is prepared। जब लर्नर प्रिपेयर्ड होगा लर्निंग सिर्फ उसी वक्त होगी। no amount of efforts can make the child learn if the child is not ready to learn। कोई भी एफर्ट कामयाब नहीं हो सकती अगर एक लर्नर लर्न ही नहीं करना चाहता। the dictum that you can lead a horse to the pound but you can't make it drink water unless it feel thirsty goes very well with this law। वो कहते हैं मशहूर वाक्य या मशहूर कहावत तो आपने सुनी हुई है ना कि आप घोड़े को हाँक के नदी के पास तक तो ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही कि स्टूडेंट को क्लास में फोर्सफुली सख्ती के साथ लाया तो जा सकता है लेकिन सख्ती के साथ आप उनको पढ़ा नहीं सकते। ऐसे ही टीचर जो है वो जैसे हम समझते हैं कि अगर उसने आके मेहनत करनी है पढ़ाना है तो उनको एक अच्छा माहौल दे के बाउंड करके पंक्चुअल किया तो जा सकता है, लेकिन क्लास में भी भेजा जा सकता है, सरबराह दारा उसे क्लास में भी भेज सकता है लेकिन उसे पढ़ाने के लिए फिर मजबूर नहीं कर सकता। यानी इस तरह की बातें कि एक इंसान जिस काम को करने के लिए खुद से ही रेडी नहीं होगा उस वक्त तक वो काम उसके करने का नहीं होगा, ठीक है ना, या वो नहीं कर पाएगा। अगर वो कर भी लेगा तो वो ना खुशगवारी वाले मूड में करेगा। इन अदर वर्ड इफ द चाइल्ड इज रेडी टू लर्न, इस दूसरे अल्फाज में अगर एक बच्चा सीखने के लिए रेडी है, ही और शी लर्न मोर क्विकली, वो बहुत जल्दी से लर्न करेगा इफेक्टिवली एंड विद ग्रेटर सेटिस्फेक्शन दैट ही और शी इज नॉट रेडी टू लर्न, उसके मुकाबले में कि जो सीखना नहीं चाह रहा या सीखने के लिए तैयार नहीं है उसके मुकाबले में जो पर्सन सीखने के लिए तैयार है वो बहुत जल्दी और इफेक्टिवली चीज़ों को सीख लेगा। इन अदर वर्ड, अच्छा उसके लिए फिर थॉर्नडाइक ने जो है वो 3 स्टेजेस बताई है लॉज ऑफ रेडीनेस के लिए कि आपके पास कि आप किसी काम करने के लिए रेडी हैं और आप उससे काम करने के बाद मुतमईन हो जाते हैं। दूसरा क्या है लाभ कि आप किसी काम करने के लिए रेडी हैं लेकिन आप उससे मुतमईन नहीं होते, आप अनॉयड हो जाते हैं, मायूस होते हैं, आपसे वो काम होता नहीं है। तीसरा यह है कि आप रेडी ही नहीं है तो फिर भी आप नाखुशगवार होते हैं, खुश नहीं होते। सिर्फ तीनों में से एक ही पॉइंट ऐसा है कि आप रेडी भी हो और आप मुतमईन भी हो जाए उस करने के लिए। कंडक्शन यूनिट क्या होता है, जैसे कंडक्शन फिजिक्स में इधर होता है कि वो कुछ तरसील का जो मटेरियल होता है उसे कंडक्शन कहते हैं, ये इंसुलेटर का अल्टरनेट होता है। इस तरह जो इंसान की जो ब्रेन की तरसील है उसकी जो आबादगी है उसके लिए कंडक्शन यूनिट यूज किया गया है साइकोलॉजी के हवाले से। तो वो एक ही सूरत में है कि अगर वो रेडी भी है और वो काम से हवाले से मुतमिन भी होता है, ठीक है ना, तो फिर तो है ठीक। अगर वो मुतमिन रेडी है लेकिन वो खुश नहीं है तो तब भी उसका फायदा नहीं है। अगर वो रेडी ही नहीं है तो फिर तो वाकई उसने खुश नहीं होना। दस द लॉ ऑफ रेडीनेस मीन्स मेंटल प्रिपरेशन। तो इसलिए ये जरूरी है कि रेडीनेस का लाभ है मेंटल प्रिपरेशन का होना बहुत जरूरी है एक्शन के लिए। इट इज नॉट द फोर्स टू द चाइल्ड टू लर्न इफ ही इज नॉट रेडी। तो आप बच्चे को कहते हैं फोर्स नहीं कर सकते अगर वो रेडी नहीं है तो। लर्निंग फेलियर्स आर द रिजल्ट ऑफ फोर्सिंग द लर्नर टू लर्न व्हेन इट इज नॉट रेडी टू लर्न समथिंग। वो कहता है कि वो लर्निंग किसी काम की नहीं है जिसमें फोर्सफुली किसी लर्नर को रेडी किया जाए किसी भी काम को सीखने या करने के हवाले से।
एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस फिर क्या है रेडीनेस की? एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस यही है कि आप रेडी कि स्टूडेंट्स को रेडी करें जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी, कि किसी भी काम को करने के हवाले से वो खुद से रेडी हो या आप उसको ऐसा माहौल दें कि वो रेडी हो। अगर वो रेडी हो के काम को करना चाहेगा तो वो ज़्यादा जल्दी रेडी होगा और ज़्यादा मेच्योर होगा, ज़्यादा जल्द बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर साफ जा रहा है कि वो जो सारा कुछ किया हुआ काम होगा वो सारा ज़ाया हो जाएगा। The law draws the attention of teacher to the motivation of the child. आप अटेंशन जो लेना होता है, टीचर अगर अटेंशन ले लेता है बच्चे की तो बच्चा मोटिवेट हो गया। द टीचर मस्ट कंसिडर द साइको बायोलॉजिकल रेडीनेस ऑफ द स्टूडेंट टू इंश्योर सक्सेसफुल लर्निंग एक्सपीरियंस। ज़हनी और जिस्मानी तौर पर अगर बच्चे को रेडी कर लिया टीचर ने कि बच्चा जिस्मानी तौर पर भी क्लास में है, ज़हनी तौर पर भी क्लास में है, तो क्लास की लर्निंग बहुत बढ़ जाती है। करिकुलम या लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड। उसके लिए ज़रूरी है कि जो बच्चे का जो मेंटल लेवल है, जो बच्चे की मेच्योरिटी है, तो लर्निंग भी उसी के हिसाब से होनी चाहिए। इफ दिस इज नॉट सो देयर विल बी पुअर कंप्रीहेंशन एंड रेडीनेस मे वैनिश। अगर ऐसा नहीं है जो हमने ऊपर बातें की हैं, तो इसके उलट है बातें, तो फिर साफ ज़ाहिर जो सारा किया कराया है वो ज़ाया हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा आपके पास लॉ है रेडी, आपके पास लॉ ऑफ लर्निंग में लॉ ऑफ एक्सरसाइज। सावधान, ये तसलसल है कि अगर आपने बच्चे को रेडी कर लिया किसी भी लर्निंग के हवाले से, फिर उस काम की उसको प्रैक्टिस करवानी है, क्योंकि थॉर्नडाइक तो कहते ही ट्रायल एंड एरर है कि बार बार करने के काम को करने के हवाले से। तो उसकी बकौल ये है कि एक काम जिसको बार बार किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रहता है और समझ रहती है, बजाय कि वो काम जो कभी कभी किया जाए उसकी फिर समझ भी कम हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। तो इसको लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं कि जो काम फिर आपने जिसके लिए रेडी हुए हैं फिर उसकी बार बार प्रैक्टिस जारी रखें। सिर्फ ये नहीं कि एक दफ़ा कर ली और आपको समझ आ गई है, उस वक्त तक जारी रखें जब तक आप उसके गोल को अचीव नहीं कर लेते। दिस लॉ एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रैक्टिस इन लर्निंग। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लर्निंग बिकम्स एफिशिएंट थ्रू प्रैक्टिस और एक्सरसाइज। कि आपका जो लर्निंग है वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी प्रैक्टिस या एक्सरसाइज के जरिए। द डिक्टिम प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये आपने कहावत सुनी है कि प्रैक्टिस जो है वो इंसान को परफेक्ट बनाती है। गोज वेरी वेल विद दिस लॉ। This law is further split into two parts, law of use and law of disuse। कि आप एक काम को जिसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका आप इस्तेमाल कितना करते हैं और उसका इस्तेमाल नहीं है। जिसका इस्तेमाल ज्यादा होगा सावधान उसका फायदा होगा, जिसका इस्तेमाल कम होगा उसका फायदा भी कम होगा। द लॉ ऑफ यूज मीन दैट कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज स्ट्रेंथन्ड बाय इट्स ऑकरेंस, इट्स exercise or its use। In other words, the use of any response trend then sit and make it more prompt, easy and certain regard the law of disuse। It is said that when a modifiable connection is not made between a stimulus and a response over a length of the time, the strength of the connection is decreased। तो उसने कहा कि आपके पास जिस चीज की प्रैक्टिस ज्यादा, यूज का मतलब जिस चीज की प्रैक्टिस ज्यादा होती रहती है उसका कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग रहता है, वो चीज ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आती है और याद रहती है। और जिसका यूज कम होता है उसका रिस्पॉन्स कम, उसके कनेक्शन जो है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान डिक्रीज होता जाता है या वीक होता जाता है। दिस मीन्स दैट एनी एक्ट दैट इज नॉट प्रैक्टिस्ड फॉर सम टाइम ग्रेजुअली डिके। इसका मतलब ये हुआ कि जो काम की प्रैक्टिस कुछ वक्त के बाद कम होती जाए तो वो अमल भी कम होता जाता है। एनीथिंग दैट इज नॉट यूज्ड एक्सरसाइज और प्रैक्टिस फॉर अ सर्टेन पीरियड टेंड टू बी फॉरगॉटन और बिकम वीक इन स्ट्रेंथ, एफिशिएंसी एंड प्रॉम्प्टनेस। आपके पास वो कहता है कि अब बात वही है कि जिस चीज की प्रैक्टिस कम हो जाएगी, कुछ मेरे जैसे भुलक्कड़ इंसान होते हैं वो तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जिनका हाफजा अच्छा हो तो कम प्रैक्टिस वाली चीजें फिर भी उन्हें कुछ अर्से तक याद रहती हैं, जिनका हाफजा ही कम हो तो वो तो फिर बहुत जल्दी भूल जाएंगे। तो सबके लिए, ज़हीन लोगों के लिए, एवरेज लोगों के लिए सबसे बेहतर ये है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे किसी भी काम के हवाले से, जो उसने करना है अपनी जिंदगी में, जो सीखना है, तो उसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा उनकी लर्निंग होगी। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यही है कि काम को टीचर बार बार रिपीट करवाता है। इसी तरह से टीचर ने पहले लेक्चर दिया, फिर होमवर्क दिया, फिर उसका टेस्ट लिया, फिर उसको रिवाइज करवाया। तो ये इस सारा प्रोसेस का मतलब यही है ताकि बच्चे को अच्छी तरह बार बार रिपीट करने से उसकी जहन नशीनी हो जाए। अगर बार बार प्रैक्टिस नहीं करवाई जाएगी, एक दफ़ा बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ भी जो है बाद में हो सकता है वक्त पे काम नहीं आता। एक्सरसाइज
occupies an important place in learning. Teacher must repeat, gives sufficient drill in some subject like mathematics, drawing, music or vocabulary for fixing material in the mind of the student. तो उसने कहा कि लर्निंग में रेपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कुछ सब्जेक्ट्स के हवाले से, तो उसने मेंशन भी किया जैसे मैथ है, ड्राइंग है, म्यूजिक है, वोकेबलरी है। तो इसमें स्टूडेंट्स को जितना ज़्यादा माइंड इसका जो है माइंड में चीज़ें रिवाइज करवाई जाएंगी उतना स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है। थॉर्नडाइक लेटर रिवाइज दिस लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड accordingly it is accepted that practice does not bring improvement in learning but it is insufficient is not sufficient itself is not sufficient। तो उसने कहा कि आपके पास उसके बाद फिर एक्सरसाइज की जगह आपके पास जो प्रैक्टिस का वर्ड जो है वो आ गया। रिवाइज बात तो एक ही है, बल प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करवाना है, टर्म जो भी यूज कर लें, एक्सरसाइज कर लें या प्रैक्टिस कर लें, जितनी ज्यादा होगी उतनी लर्निंग इंप्रूव होगी। अगर लर्निंग ज्यादा नहीं होगी तो साफ ज़ाहिर है फिर उसकी लर्निंग आपके पास जो है प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं होगी तो लर्निंग ज़्यादा नहीं होगी। लर्निंग ज़्यादा करने के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, लर्निंग प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं होगी तो लर्निंग भी उसी हवाले से अफेक्ट होगी। ऑलवेज प्रैक्टिस मस्ट बी फॉलोड बाय सम रिवार्ड और सेटिस्फेक्शन टू द लर्निंग। प्रैक्टिस का मतलब भी यही है कि सेटिस्फेक्शन हो जाए लर्निंग की, लर्नर की तसल्ली हो जाए कि अब ये मैक्सिमम नॉलेज है जो मैंने हासिल कर लिया है। द लर्नर मस्ट बी मोटिवेटेड टू लर्न, उसके लिए लर्नर का मोटिवेटेड होना जरूरी है। थर्ड है जी लॉ ऑफ इफेक्ट। अब हमने लॉ ऑफ रेडीनेस भी पढ़ लिया, लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी पढ़ लिया। तो भाई एक्सरसाइज का फायदा तो तब है ना अगर उसका इफेक्ट हो, सेटिस्फाई, यानी वो जो आपने पीछे भी बात की है कि लर्नर मुतमिन हो जाए कि ये जो मैंने काम कर लिया इसको मैंने तसल्ली से सीख भी लिया है, अप्लाई भी कर लिया है, इससे जो मैंने फायदा या आउटपुट लेना था वो भी मैंने ले लिया है। वो मुतमिन हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, स्ट्रेंथन हो जाए, ठीक है ना, उसकी जो कैफियत है वो सेटिस्फेक्शन वाली, प्लेयर वाली हो जाए, प्लेजेंट हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रैक्टिस के बावजूद अगर उसकी कैफियत अनॉयड वाली है, अनॉइंग वाली है, तो तब भी उसका जो कनेक्शन है वो रिड्यूस होता है, तो उसका जो इफेक्ट है वो फिर कम होगा। वो कुछ अचीव करने की तरफ जाएगा भी सही लेकिन वो इतना ज़्यादा मुतमिन नहीं होगा अपने उस काम के हवाले से। बहुत सारे लोग हैं हमें बाजार लगता है कि वो दुनिया में कामयाब हो गए हैं, उन्होंने सीख लिया है, लेकिन वो अपने काम से मुतमिन नहीं होते। जब वो मुतमिन नहीं होते तो अपने आप से अनॉयड रहते हैं। जैसे एक निकम्मा बच्चे के थोड़े से मुनासिब नंबर आ जाए, वो पास हो जाए, वो खुश होता फिरता है। एक अच्छे बच्चे के थोड़े से नंबर कम आ जाए तो वो दुखी होता फिरता है, हालांकि उसका रिजल्ट निकम्मे बच्चे से तो बहुत अच्छा आया है। उसके साथ कंपैरिजन किया जाए तो उसे छलांगे मारनी चाहिए, लेकिन जब वो अपने आप के साथ कंपटीशन करता है कि मेरा रिजल्ट मेरे हिसाब से इससे अच्छा आना चाहिए था, लेकिन चूंकि मेरी इतनी मेहनत करने के बावजूद, प्रैक्टिस करने के बावजूद उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो वो सेटिस्फेक्शन की बजाय अनॉइंग वाली पोजीशन पे होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ थॉर्नडाइक लॉज which state that when a connection between stimulus and response is accomplished, कि जब कनेक्शन जो है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान मुकम्मल हो जाता है बाय सेटिस्फाइंग स्टेट आ जाती है, तो इसका मतलब इट्स स्ट्रेंथ इंक्रीज, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन अ कनेक्शन इज अकम्प्लिश्ड बाय एन अनॉइंग स्टेट, कि आप जो कनेक्शन अकम्प्लिश करने जा रहे हैं वो अनॉइंग स्टेट ऑफ अफेयर में है, इट्स स्ट्रेंथ इज रिड्यूस, उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस या वीक हो जाती है। द सेइंग नोटिंग सक्सीड like success goes very well with this law. In other words, the response that produce satisfaction or comfort for the learner are strengthened and responses that produce annoying is discomfort for the learner are weakened। वही बात कि satisfaction होगा तो connection improve होता है, strength होता है, annoying position होगी तो आपके पास learner की जो कनेक्शन है वो डिस्कम्फर्ट की तरफ जाता है या वीकेंड की तरफ जाता है। थॉर्नडाइक ने फिर रिवाइज किया आपने इस लॉ को, ये लास्ट तो दे दिया, फिर भी 1930 में फिर इसको रिवाइज किया और उसने पहले देखा कि सजा के साथ भी आउटपुट ली जाती है और रिवार्ड के साथ भी ली जाती है, लेकिन फिर उसने देखा कि रिवार्ड के साथ हमेशा आउटपुट आती है लेकिन सजा के साथ कभी आउटपुट आती है और कभी नहीं भी आती, तो इसलिए उसने फिर पनिशमेंट की बजाय सिर्फ रिवार्ड को ही प्रमोट किया कि रिवार्ड के जरिए ही बच्चों को लर्निंग की तरफ लेके जाना चाहिए। द थॉर्नडाइक रिवाइज्ड दिस लॉ इन 1930 एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिवीजन ही स्टेटेड दैट रिवार्ड स्ट्रेंथन द रिस्पॉन्स बट पनिशमेंट डिड नॉट ऑलवेज वीकन द response. Then he placed more emphasis on the reward aspect than on the punishment aspect of the law of effect.
एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है? एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ये है कि बच्चों को रिवॉर्ड के साथ पढ़ाना चाहिए ताकि उसका जो रिस्पॉन्स है वो स्ट्रेंथन हो। सजा के साथ नहीं पढ़ाना चाहिए ताकि ये ना हो कि आप तो उसे सबक याद करवा लें लेकिन उसका जो स्टडी के अंदर दिलचस्पी है, मोटिवेशन है, वो वीक हो जाए। दिस लॉ सिग्निफाइज द यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट और फीडबैक इन लर्निंग। दिस implies that learning trails must be associated with satisfying consequence। जो लर्निंग है वो सेटिस्फैक्शन के साथ लिंक्ड है। द टीचर कैन यूज रिवार्ड टू स्ट्रेंथन सर्टन रिस्पॉन्स एंड पनिशमेंट टू वीकन अदर्स। के टीचर्स को हमेशा जो है किसी भी रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए रिवार्ड देना चाहिए और किसी भी रिस्पॉन्स को वीक करने के लिए कम, कुछ रिस्पॉन्सेज ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं जिनको कम करना होता है, उनके लिए सजा देनी चाहिए। हाउएवर द यूज ऑफ रिवार्ड इज मोर डिजायरेबल देन द यूज ऑफ पनिशमेंट इन द स्कूल लर्निंग। लेकिन फिर भी स्कूल लर्निंग में रिवार्ड ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू पनिशमेंट के। टीचर फॉर मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग सिचुएशंस कैन एक्सप्लॉयट द यूज ऑफ रिवार्ड। अगर टीचर इस में कामयाब हो जाता है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के हवाले से, लर्निंग के हवाले से, तो फिर उसे रिवार्ड वगैरह की इस तरह की चीज़ों की फिर ज़रूरत ज़्यादा नहीं रहती। उम्मीद है कि आपको थॉर्नडाइक का जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग का मॉडल है और उससे रिलेटेड जो लर्निंग लॉज हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।